Recording in progress. Hello. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Alternative. ऐसा समझ सकते हैं, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट करंट है ना। डायरेक्ट करंट उसे कहेंगे जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, पोलैरिटी जिस सोर्स से वो करंट आई है उस सोर्स की पोलैरिटी उसको हम रखेंगे डायरेक्ट करंट की कैटेगरी में। लेकिन अगर डायरेक्शन या पोलैरिटी चेंज होती जा रही है रेगुलर टाइम इंटरवल में से एसी का लिख लो। इफ द करंट changes its direction, if the current changes its direction or polarity after regular interval of time, after regular interval of time, then it is called AC. Otherwise DC. Otherwise तो हम लोग समझ ही गए। If the current changes its direction or polarity after regular interval of time, then it is called AC. Otherwise DC. तो जैसे कुछ डायग्राम अगर मैं बनाऊं उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी करंट है। जैसे ये करंट और टाइम के बीच में ऐसा ही ग्राफ बना दिया। आगे और भी आएगा। ये करंट हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? एसी। कैसे पता चले? ये इस टाइम में ये पॉजिटिव है, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन चेंज होगी। ये एसी। अगर मान लो सिचुएशन कुछ इस तरह की करंट और टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ आ गया और आगे बढ़ते हैं। डीसी इसको कौन सी कैटेगरी में? डीसी। क्यों? ये करंट ज्यादा कम वाली हो रही है लेकिन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं हो रही है। वेरिएबल तो है ये, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है, फिर बढ़ गई फिर घट गई, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। डीसी की कैटेगरी। मान लो करंट का वेरिएशन कुछ इस तरह का आ गया। ये कौन सी कैटेगरी होती है? एसी। पता चल रहा कैसे? यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम चेंज तो हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, लेकिन कितने टाइम में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। घटने बढ़ने पे ध्यान नहीं देना हमें ये देखना है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, साइन चेंज हो रहा है।
करंट और पानी के बीच ऐसा ग्राफ है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरह की सारी करंट एसी की कैटेगरी में। डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जैसे ये जो था इसमें मान लो यहाँ 10 एम्पियर है, यहाँ -10 एम्पियर है, तो मैग्नीट्यूड तो इसका फिक्स है 10 10 फिर 10, लेकिन ये एसी क्यों है, डायरेक्शन। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की एसी हो सकती है या वेरिएबल मैग्नीट्यूड की एसी भी हो सकती है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड वेरिएबल चेंज होता है, ठीक है। इसी रजिस्टर के अगर दो एंड्स हैं ए और बी, करंट अगर पहले आगे इससे में A to B फ्लो हो रही है और आगे वाले आधे टाइम में B to A है, तो इस करंट को हम AC की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि ये भले ही मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन डायरेक्शन में तो ये चेंज होगी, तो इसको वेरिएबल करंट की कैटेगरी में रखेंगे। और इसका फंक्शन जो है वेरिएबल फंक्शन भी हो सकता है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, लेकिन ज्यादातर जो अपने एसी के सोर्स होते हैं उनमें जो फंक्शन आता है, हमने एक सवाल भी किया होगा अगर आपको याद हो, एसी जनरेटर वाला, उसमें जो सोर्स तैयार हुआ था ईएमएफ का, उसमें साइन कॉस के फंक्शन आ रहे हैं। अब ईएमएफ में साइन कॉस के फंक्शन आ रहे हैं, तो करंट में भी साइन कॉस के फंक्शन आ रहे हैं। तो ज्यादातर जो एसी का जो वेरिएशन मिलेगा हमें फंक्शन का, इस तरह के फंक्शन ज्यादा I इक्वल टू I नॉट ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये पूरा समझ गए होंगे शायद, है ना। I नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का एम्पलीट्यूड, या फिर इसे एक नाम और दे देते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ओमेगा समझते हैं, 2 पाई f या 2 पाई बाई p लिख सकते हैं, t टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड से जो वेरिएशन आ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t तो टाइम है, पाई का नाम भी बताया था, तो प्रैक्टिकली जो हमें करंट्स मिलती हैं जनरली जो एसी सोर्स बनाए जाते हैं उनमें इस तरह की करंट मिलेगी साइन कॉस के फंक्शन। कॉस में इसलिए कह रहा हूँ कि फाई पर डिपेंड करेगा, फाई के हिसाब से साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है। साइन कॉस का ग्राफ जानते हैं, इन जनरल में ग्राफ बनता है, तो कुछ ऐसा फाई साइन का अगर मैं बना कॉस का भी लगभग ऐसे, तो ये है देखो पीक वैल्यू, इधर होगी आई नॉट और इधर माइनस आई नॉट, 0 टाइम से स्टार्टिंग हो रही है, ये यहाँ जाके 2 पाई बाई ओमेगा पूरा टाइम पीरियड यहाँ हो रहा है, यहाँ तक आधा टाइम पीरियड हुआ t/2 या पाई बाई ओमेगा, और फिर उसके बाद ठीक है। तो ये जो करंट का फंक्शन है ये हमें साफ पता चल रहा है, देखो जब 0 से स्टार्टिंग हो रही है तो पहले पॉजिटिव में बढ़ती जा रही है मैक्सिमम, फिर घट रही है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, फिर घट रही है, मतलब हर मोमेंट पे इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो किसी भी फंक्शन का हर मोमेंट पे मैग्नीट्यूड जब चेंज होता है तो हाँ, अच्छा कोई चीज अगर कांस्टेंट है चेंज नहीं हो रही तो फिर वहाँ ऑन एन एवरेज की बात करना थोड़ी मीनिंगलेस बात हो जाती है। ऑन एन एवरेज हम कब कहते हैं, जब कोई चीज बदल रही है, कभी कम है कभी ज्यादा है, तो कहेंगे ऑन एन एवरेज ही क्या है, समझोगे नहीं। तो ऑन एन एवरेज की बात यहाँ करना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी करंट के लिए, एसी करंट, साइन कॉस का जो फंक्शन बनना है या कोई और भी फंक्शन हो सकता है, टाइम के साथ अगर कोई चेंज हो रही है तो उस फंक्शन की हम एवरेज वैल्यू पता करते हैं। तो किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू पता करने का टाइम के साथ अगर कोई फंक्शन है तो आपको एक जनरल फॉर्मूला है वो फिर यहाँ भी लगाएंगे। देखो जरा, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन,
कुछ लोगों को हो सकता है पहले भी बता दिया हो। एवरेज वैल्यू, जैसे कि टाइम का कोई फंक्शन है f, उसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज का ये सिंबल होता है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे फंक्शन का टाइम के साथ डिवाइडेड बाय dt या t, टोटल टाइम। अब एवरेज वैल्यू इस फंक्शन की किस ड्यूरेशन में हमें पूछी गई है, उसकी लिमिट्स लग जाएंगी। मान लो t1 से लेकर t2 तक या t1 से लेकर t2, जैसे 2 से 10 सेकंड के ड्यूरेशन में हमें एवरेज वैल्यू बतानी, 2 से 10 तो लिमिट हो जाएगी, t1 हो जाएगा 2 और t2 हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ से देखें डिनोमिनेटर में तो टोटल टाइम ही लिखा हुआ है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, टोटल टाइम इंटीग्रेट करके टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो किसी भी फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू आ जाती है। जैसे अभी तो हम करंट की बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे, लेकिन जैसे मान लो वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है तो वेलोसिटी का एवरेज हम ऐसे ढूंढेंगे, है ना। फोर्स टाइम के साथ बदल रहा है, फोर्स का भी एवरेज हम ऐसे, कोई भी फंक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसकी एवरेज वैल्यू ऐसे पता की जाए। एवरेज के साथ साथ एक और वैल्यू डिफाइन होती है, रूट मीन स्क्वायर, इसको शॉर्ट में आरएमएस वैल्यू बोल देते हैं। किसी भी फंक्शन, करंट के लिए, वोल्टेज के लिए, वेलोसिटी के लिए, फोर्स के लिए, कोई भी फंक्शन है टाइम के साथ अगर बदल रहा है इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे पता करते हैं, यानी ये है फंक्शन टाइम का और इसकी आरएमएस ऐसे एफ टी की आरएमएस वैल्यू। अगर वेलोसिटी के लिए तो वी आरएमएस हो जाएगा, करंट के लिए तो ये आई आरएमएस, यानी फंक्शन कुछ भी हो सकता है। इज इक्वल टू, इसका तरीका होता है देखो, जो भी फंक्शन है टाइम के साथ उसका करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर करके करेंगे फिर उसका इंटीग्रेशन। जैसे करंट है तो करंट की आरएमएस वैल्यू ढूंढनी है, करंट का जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर दिया जाएगा और फिर उसका इंटीग्रेशन और फिर उसका एवरेज। एवरेज समझिए, ये स्क्वायर का एवरेज है, ध्यान से देखें, लिमिट्स t1 से t1 से t2। रूट मीन स्क्वायर से इसलिए बोल रहे हैं, मीन का मतलब एवरेज का मतलब मीन है, इसे जब उल्टा करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। स्क्वायर मीन रूट, ये हुआ एक्चुअल, यानी पहले फंक्शन का स्क्वायर फिर उसका मीन एवरेज लिया और फिर बाद में लगाया। तो कोई भी फंक्शन है उसका आरएमएस वैल्यू ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो इन जनरल फंक्शन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं करंट या वोल्टेज, वोल्टेज आएगा v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव। वोल्टेज इस तरह का आ रहा है तो करंट भी इसी तरह की आएगी साइन कॉस के फंक्शन। तो हम वोल्टेज की भी आरएमएस वैल्यू ढूंढ सकते हैं और करंट की। जैसे फॉर एग्जांपल given I is equal to I naught sin ओमेगा, ये फंक्शन दे देता है। फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड ड्यूरेशन का मतलब लिमिट दे दी 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। करें प्रोसेस, आई की आरएमएस वैल्यू, आई आरएमएस इज इक्वल टू रूट के अंदर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये dt और डिवाइडेड बाय एक टाइम पीरियड, ऐसा ही दिया लिमिट 0 से कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है जिसकी वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा है। करें कोशिश, मैथ के स्टूडेंट को इंटीग्रेशन कर ही देंगे, इंटीग्रेशन फटाफट कर देंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन
1 minus cos theta function upon करो करो। अब तो मुझसे ज्यादा इंटीग्रेशन सीख ही गया हूँ। नहीं सर नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, सच है ये। मुझे तो बहुत दिन हो गए प्रैक्टिस की हुई इंटीग्रेशन। मुझे तो उतने याद है कि फिजिक्स में काम चल जाता है। आई आरएमएस ये लिंक याद भी हो जाता है लोगों को। आई नॉट बाई रूट 2 आएगा यहाँ से। यस यस और रट भी जाता है ये। बिल्कुल इसी तरह से अगर मान लो ये वोल्टेज रहा होता V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसकी V RMS अगर हम ढूंढ रहे होते तो V नॉट बाई रूट 2 आ जाएगा। V नॉट है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू कह सकते हैं या एम्पलीट्यूड कह सकते हैं वोल्टेज। आई नॉट करंट का एम्पलीट्यूड है, करंट की पीक वैल्यू। अगर पीक वैल्यू पता है हमें करंट वोल्टेज की तो हम उसकी आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ढूंढ लेंगे। आई नॉट बाई रूट 2 या वी नॉट बाई रूट 2। ये इस इंटीग्रेशन को सिंपलीफाई करने के बाद ही आती है वैल्यू। हो गया? जैसे आई इक्वल टू टेन साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो सकता है, साथ में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये करंट है और आपसे मैं पूछूं आरएमएस वैल्यू बताओ। बता सकते हैं फटाफट फॉर्मूला 10 डिवाइडेड बाय 2 5 रूट 2 कोई भी हाँ ठीक है। अब बोलो ऐसे टर्म की जो इक्वेशन हमने लिखे थे उसके जैसे तो आ रहे हैं। जैसे मान लो x इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी प्लस पाई 1 ये वन कह दो एंड x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस पाई 2। ध्यान से देखो कि मैंने दो एसएचएम के इक्वेशन लिख दिए हैं। एक पार्टिकल है उसके लिए पहला वाला इक्वेशन, दूसरा पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है उसके लिए दूसरा है ना। A1 A2 दोनों के एम्पलीट्यूड हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो पहला एसएचएम है, ये जो पहला एसएचएम इसका फेज एंगल बताओ। ओमेगा टी क्या बताएंगे? ओमेगा टी प्लस पाई। फेज एंगल मतलब पूरा बताना होता है। इसका फेज एंगल क्या होगा? ओमेगा टी प्लस पाई। इसका जो फेज एंगल है इसको मैंने कह दिया थीटा 1, दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई 1 और दूसरे का थीटा 2 ओमेगा टी प्लस पाई। सहमत है? यहां से देखो एक चीज बता सकते हैं, आपसे पूछा जाए फेज डिफरेंस बताओ। फेज डिफरेंस नाम से पता चल रहा है
दोनों एसएचएम के जो फेज एंगल्स हैं उनका डिफरेंस बताना है, डेल्टा थीटा कैसे ये ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, पाई 1 माइनस, ठीक है। जैसे मान लो स्थिति ऐसी है, गिवन x1 is equal to 10 sin omega t and x2 is equal to 5 cos omega t, ऐसे लिख दी मैंने दो ऐसे चल। और सवाल आपके लिए है फाइंड फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस 0 पाई बाय 2 का होगा, साइन इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो सेम बनाएंगे फंक्शन। इसमें यही सिखाया जा रहा है। जैसे इसका फेज एंगल ओमेगा टी, लेकिन इसका फेज एंगल अभी ओमेगा टी मत कह दे, फेज एंगल्स का कंपैरिजन करने के लिए दोनों साइन होने चाहिए। क्या मैं इस cos को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ये करना पड़ेगा हमें पहले। x1 में तो कोई चेंज नहीं करना, 10 sin ओमेगा टी, लेकिन x2 को हम कैसे लिख लेंगे, 5 sin ओमेगा टी प्लस 90 sin 90 प्लस थीटा cos थीटा हो गया। अब आ गया देखो फेज डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, तो डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा 90, ओमेगा टी प्लस 90 और उसमें से ओमेगा टी सब करना है। तो इन दोनों एसएचएम के बीच में फेज डिफरेंस क्या मिला हमें, समझिए। जैसे ये गिवन है x1 इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, दूसरा x2 इक्वल टू -10 cos ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। ये दो फाइंड फेज डिफरेंस, ये बताओ। पहले वाले क्वेश्चन में तो कोई चेंज करना नहीं, थीटा वन तो कितना मिल जाएगा, ये है, ये थीटा वन तो ये है, थीटा टू ढूंढने के लिए इसमें चेंज करना पड़ेगा। x2 इक्वल टू, देखो पहला काम तो ये माइनस हटाना है यहाँ से, और दूसरा काम ये cos हटाना है। तो cos कैसे हटा देंगे, पहले cos हटा दो, 10 sin ओमेगा टी प्लस 60 तो है और साथ में प्लस 90 और कर देंगे, ठीक है। माइनस को हटाने के लिए याद है 180 कर सकते हैं हम, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, x2 इज इक्वल टू माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 साइन ओमेगा टी प्लस 60 प्लस 90 तक तो ठीक है, प्लस 180 और हो जाएगा। तो अब देखो ये पूरा हो गया थीटा 2, ये पूरा थीटा 2, ठीक है। क्या आ गया फेज डिफरेंस, थीटा 2 में से थीटा 1 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना 30, तो इसमें सावधानी ये है कि जब भी फेज डिफरेंस जोड़ना है तो दोनों में साइन होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। 300 आ रहा है, माइनस भी तो करना, तभी 300 आ रहा है। ये सब तो कर सकते हो,
उन लोगों का आंसर गड़बड़ी आता है। ठीक है, और देखो एक वो बिल्कुल नई चीज सीखते हैं, वो यहाँ काम आ जाएगी, तो अपन सीख सकते हैं। जैसे मान लो दो एसएचएम दिए हैं, x1 = a1 sin ओमेगा t + phi1, ठीक है। दूसरा दे दिया x2 = a2 sin ओमेगा t + phi2। इनके एम्पलीट्यूड्स हैं अपने पास अलग अलग, a1 a2। इन दोनों को इंडिविजुअल फेज एंगल्स भी पता है हमें, ओमेगा t + phi1 और दूसरे का ओमेगा t + phi2। तो फेज डिफरेंस भी बता सकते हैं, लेकिन अपना सवाल देखो ये है, फाइंड x1 + x2, या फिर देखो इसे ऐसे भी कहेंगे इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। क्या बोलेंगे इसे? इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम मतलब दोनों एसएचएम को ऐड करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा, इंडिविजुअली इनका इक्वेशन पता है हमें, लेकिन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट एसएचएम बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। जैसे इसका एम्पलीट्यूड है a1, इसका अलग फेज एंगल इनिशियल वाला phi1, इसका phi2। अब जो नेट इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नेट इक्वेशन बनेगा कुछ ऐसा, a sin ओमेगा t + phi। इस a को क्या कहेंगे हम? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये पता चल जाएगा ना कहीं से, और क्या पता चल जाएगी? रिजल्टेंट इनिशियल फेज एंगल। तो ये इक्वेशन लिख पाएंगे कि नहीं? यस सर। तो हमें पता करना है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, मतलब हमें इनडायरेक्टली क्या ढूंढना है? इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ढूंढना, दोनों को ऐड करने के बाद, और रिजल्टेंट इनिशियल फेज एंगल। तो ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, इसमें रख देंगे तो रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाएगा। ये काम कैसे करते हैं ये सीख हो जाएगा। ये काम करने का एक तरीका होता है अपने पास, फेजर डायग्राम बना के। फेजर डायग्राम मेथड क्या होता है, देखो पकड़ना आ जाए तो ये पूरा चैप्टर आसान हो जाए। दोनों एसएचएम के फेजर डायग्राम बनाए जाते हैं। कैसे बनाते हैं? बहुत ही आसान। फेजर डायग्राम होती है अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बनाया जाता है। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली, इसको कहते हैं phi = 0 वाली लाइन। यहाँ से एंगल मेजर होगा, सब लोग जानते हैं। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो पॉजिटिव एंगल मेजर होता जाता है। ये 0 या 90, 180, 270 और 360। क्या होता है सर? अब देखो इस फेजर डायग्राम में इस जगह को phi = 0 मान के हमें ये देखो दो वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। एक a1, बताइए a1 वाला वेक्टर जो ड्रॉ करना है ना, उसका मैग्नीट्यूड a1 रखना है, तो एंगल phi = 0 से कितना रखना है? phi1। तो देखो एक वेक्टर बनाया मैंने a1 और ये एंगल कितना है इसका? phi1। सहमत है? मान लो phi1 30 है, तो यहाँ से 30 डिग्री जाके एक वेक्टर बना देंगे जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? a1 के बराबर। दूसरा वेक्टर a2 यहाँ से कितने एंगल पे बनाना है? ये ना a2 और ये पूरा एंगल phi2। ठीक है। अब दो वेक्टर आपको बने हुए नजर आ गए होंगे, बताइए इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल नजर आ रहा है? जो भी बड़ा होगा। तो क्या मैं इसे डेल्टा थीटा कह सकता था क्या? तो इन दोनों को सेपरेट करेंगे, ओमेगा टी तो कैंसिल होगा, ये बन गया डेल्टा थीटा। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? डेल्टा थीटा। तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता है, तो हमारे पास देखो फॉर्मूला होता है दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का, √a² + b² + 2ab cos।
याद है? तो आर को हमें ढूंढना ही है, रूट ऑफ आर हो जाएगा इनका रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए की जगह पे क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos और थीटा की जगह पे डेल्टा पाई 2 माइनस, इससे हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब ध्यान दो, अच्छा इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पे बीच में आएगा, क्या इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मैं यहाँ से एंगल ढूंढ सकता हूँ, ये एंगल अपना क्या होगा, रिजल्टेंट फेज आएगा। तो ये फाई यहाँ से ढूंढ लेंगे, ए वहां से ढूंढ लो, तो रिजल्टेंट एसएचएम कैसे लिख दिया जाएगा, ए sin ओमेगा टी प्लस फाई, ये आंसर आ जाएगा। अभी एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो, तो एसएचएम ऐड करने का एक बेसिक तरीका सिखाया भी हमने, दो एसएचएम ऐड हो रही है, मतलब मैं इस चैप्टर में दो करंट को ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है। फेजर डायग्राम वाले मेथड्स क्या किया हमने, दो वेक्टर्स ड्रॉ किए इन दोनों एसएचएम के ऊपर, एक a1 जो phi1 एंगल पर बनाया जाएगा, a2 phi2 एंगल पर, अब ये दोनों a1 a2 के बीच का एंगल ढूंढ लेंगे, उससे रिजल्टेंट a आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल और एग्जांपल में गिवन है x1 3 sin ओमेगा टी और दूसरा x2 4 cos ओमेगा, ये दो एसएचएम दे रहे। सवाल ये होगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। एम्पलीट्यूड 5 आ गया होगा, कैसे लेगा, ये तो साइन ही है लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 sin ओमेगा टी प्लस 90। तो फेजर डायग्राम अगर इसका बना के देखो तो कैसे बनेगा, 3 वाला वेक्टर किधर बना है, 3 वाले वेक्टर का फाई कितना है, 0 मतलब इसी लाइन में बन जाएगा कि नहीं, 3 नहीं समझे, ओमेगा टी अकेला लिखा है तो प्लस 0 नहीं मेजर कर सकते, मतलब 3 तो ये है। 4 वाला काम बनाना बताओ, 4 का देखो ओमेगा टी प्लस 90, इसका फाई 90 आ रहा है, 4 इधर बनाना पड़ेगा, तो बताइए 4 और 3 दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा कि ये है रिजल्टेंट रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 into 4 cos 90 तो 0 कितना आ गया 5। अब ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 5 आ रहा है वो इस i इक्वल टू 0 वाली लाइन से कुछ एंगल बनाए हुए, ये 5 हो जाएगा, ये एंगल ढूंढ सकते हैं, इस 4 को उठा के हम रख देंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और tan पाई हो जाएगा 4/3 और पाई 4/3 होता है 53 डिग्री। कैसे लिखेंगे रिजल्टेंट एसएचएम, x इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी प्लस 50, ये आंसर है।
इन दोनों एसएचएम को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट एसएचएम आएगी उसका एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा? 5। इनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड क्या थे? 3 एंड 4। ठीक है, लेकिन नेट मिलेगा 5। अब देखो इस सवाल को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। बताइए जो रिजल्टेंट एसएचएम आ रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 5। तो मैं यहीं से अगर आपसे आरएमएस वैल्यू पूछूं इस एक्स की तो डायरेक्ट बता सकते हो? 5/2। आई बात पकड़ में? तो यही काम हम करंट के लिए करने वाले हैं। एक्स की आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू कितनी आ गई एक्स की? 5। ये रिजल्टेंट पीक वैल्यू है, इसे √2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आरएमएस वैल्यू। अब इस एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, करंट हो सकती है, वोल्टेज हो सकता है। करंट होगी तो करंट जो नेट करंट है उसकी पीक वैल्यू आ जाएगी 5 और डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 4 sin ओमेगा t प्लस 3 cos ओमेगा t। हमसे बोला जाएगा फाइंड आई आरएमएस। इस सवाल को देखो रिलेट करो जो कंसेप्ट हमने सीखा है। क्या इस करंट में आपको दो करंट या दो एसएचएम ऐड होती हुई नजर आ रही है? ये है I1 और ये है I2। I1 प्लस I2 तो ढूंढना है हमें, नहीं समझ? I1 को कैसे बनाएंगे? I1 देखो, I1 का 5 0 तो ये कितना आ जाएगा इधर 4। I2 में cos आ रहा है तो इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे 90, इधर हो गया 3। तो इन दोनों का रिजल्ट है 5 ही तो आएगा इधर, नहीं समझी? और ये एंगल अब बन जाएगा tan phi = 3/4, क्या जाएगा 37। तो कैसे लिख देंगे इस रिजल्टेंट करंट को हम डायरेक्ट? 5 sin ओमेगा t प्लस 37। तो ये क्या आ गई? पीक वैल्यू I0। कैसे लिख देंगे IRMS? ऐसे ही काम आएगा ये कंसेप्ट। दो करंट्स जिनमें साइन कॉस का फंक्शन था ऐड की जा रही है, मतलब ये दो एसएचएम ही तो ऐड हो रही है। दो एसएचएम को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट एसएचएम आएगी उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिल जाएगा हमें, उससे आरएमएस वैल्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब इसमें देखो एक रिजल्ट और याद करना होगा आपको। करंट मान लो इस तरह की दे रखी है, तो मैं अभी फंक्शन लिख रहा हूँ। ऐसे लिख लो और देखिए जरा ध्यान से, ये हमने पिछला जो सवाल किया था उससे अलग है कि नहीं? नहीं है, वो दो चीज लिख रहा हूँ एक यहाँ लिख दिया और कंपैरिजन होता रहे, एक और लिख देता हूँ A cos ओमेगा t प्लस B sin ओमेगा t। इसमें अंतर है क्या? तो इसमें दो एसएचएम ऐड हो रही, या आप कह सकते हो दो एसी, एक एसी करंट है, एक एसी करंट है। इसकी पीक वैल्यू A है, इसकी पीक वैल्यू B है। क्या यहाँ ऐसा है? यहाँ ये तो कांस्टेंट हो गया,
ये कैसी करंट है? डीसी। और ये एसी। ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक डीसी में एक एसी ऐड कर रहे हैं। अब जो रिजल्टेंट करंट बन रही है उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी? इसकी आरएमएस तो अभी सिखाया ही है। उसके लिए कैसे आएगा देखो, ये बी तो इधर बन जाएगा और ए इधर बन जाएगा, तो रिजल्टेंट रूट आई नॉट से कहते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी आई आरएमएस तो हम सीख चुके हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट। ये काम करेगा, लेकिन ये अलग है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। लेकिन सवाल हमें करना है फाइंड आई आरएमएस, तो ये ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन अपना बेसिक मेथड तो होगा ही। इंटीग्रेशन रूट के अंदर स्क्वायर करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लग जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन का सवाल बने, फिजिक्स का ना होगा। आई आरएमएस रूट के अंदर इंटीग्रेशन ए प्लस बी साइन ओमेगा टी इस पूरे का होल स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt, लिमिट 0 से कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी होगा 2 पाई बाय ओमेगा एक टाइम। इसे सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो रटना होगा आप, लेकिन सॉल्व फिर भी कर लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा इसमें। No. A square plus B square minus 2. No. लिमिट्स लगाएंगे 0 से t या 2 पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा। ये तो रूट के अंदर तो है उसका। A minus पूरे ए बस यही रह गया, और कुछ नहीं।
ए स्क्वायर माइनस 2 है। आंसर लिख दिया मैंने। रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर अलग है, बी स्क्वायर बाई 2 अलग है। यस सर। ए स्क्वायर ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आया था, वो इसका आई स्क्वायर आ रहा है। ये अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे तो इसमें फिजिक्स का कोई कसूर नहीं, इंटीग्रेशन करना, फिजिक्स तो खत्म हो गई वहीं पे भी। और ये रिजल्ट अगर रट लिया जाए तो समय बच जाए। वो कैलकुलेशन तो मैं इसलिए करा रहा था कि इंटीग्रेशन का एक सवाल ही हो जाएगा। ये रिजल्ट रटना है। अगर कोई भी करंट इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, ए और बी कोई भी कांस्टेंट होंगे उसकी आरएमएस वैल्यू बराबर होगी। ए और बी तो कांस्टेंट हैं जो गिवन होंगे सवाल में, ठीक है। जैसे ये एरिया मान लो आई इज इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन ओमेगा टी, फाइंड आई आरएमएस। ए कितना दे दिया 2, बी कितना रूट के अंदर ये 4 प्लस 9/2, रूट के अंदर 17/2। जैसे ये दो वैल्यू लिखते हैं, वोल्टेज और करंट। तो आपसे अगर बेसिक सा ये सवाल पूछा जाए कि जो वोल्टेज गिवन है और जो करंट गिवन है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है 60, नहीं सहमत? इसका फेज एंगल कितना है ओमेगा टी और इसका फेज एंगल ओमेगा टी प्लस 60, नहीं? तो दोनों चीज बड़े वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहला सवाल तो यही है, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन गिवन करंट एंड गिवन वोल्टेज। क्या जवाब दे रहे हैं? डेल्टा फाई से उसे रिप्रेजेंट करते हैं 60 डिग्री। सहमत है सर? इससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे चम नहीं हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि हम ऐसे चम करें कि नहीं। लेकिन अब देखो एक बात और बची है, इनके बीच में फेज डिफरेंस है 60, लेकिन मैं इसके साथ ही देखो एक और सवाल लिखूं, उन दोनों में अंतर समझ, उसके बाद फिर हम कंक्लूड करेंगे फाइनली। जैसे लिखो v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा एंड I लिख दिया I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 60। अब बताओ फेज डिफरेंस क्या होगा?
अभी भी 60, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 60, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है क्या? अंतर देखो कैसे, अभी आई चुप रहो। यहाँ कहा जाएगा, सुनना ध्यान से, यहाँ कहा जाएगा फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 60 एंड करंट लीड्स वोल्टेज, यानी 60 डिग्री कौन आगे है? करंट। करंट लीड्स वोल्टेज बाय 60 डिग्री। कौन लीड कर रहा है? करंट। यहाँ कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज का एंगल ज्यादा है, इसका कम। फेज डिफरेंस तो 60 का आ जाएगा, लेकिन यहाँ कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज लीड्स करंट, या ऐसा कह सकते हैं करंट लैग्स वोल्टेज, लैग कर रही है कौन? करंट। तो देखते हैं जरा यहाँ क्या लिखेंगे, करंट लीड्स वोल्टेज। पहले वाले सवाल में लिखना है आपको करंट लीड्स वोल्टेज बाय 60, जो भी एंगल आए उसी के हिसाब से। किसी में 90 आ रहा है तो कहेंगे करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। दूसरे में वोल्टेज लीड्स करंट बाय 60 डिग्री। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इस लाइन में बना दिया करंट, इस लाइन में बना दिया वोल्टेज। अब बताओ इनमें कौन लीड कर रहा है? क्या है इन दोनों के बीच में एंगल? 90। एंगल की शुरुआत कहाँ से होती है? कौन से साइंस में घूमना होता है? मैथमेटिक्स पढ़ता है। तो यहाँ से करिए एंटी क्लॉकवाइज घूम के कितना एंगल जाके वोल्टेज मिल रहा है? तो वोल्टेज का एंगल ज्यादा है या करंट का? करंट का तो 0 ही है, वोल्टेज का क्या है? पॉजिटिव 90 में जाते। तो यहाँ कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90। ठीक है, अगर मैं देखो ऐसा डायग्राम बना दूं, मान लो यहाँ करंट बना दी और वोल्टेज ये बना दिया। अब बताओ करंट लीड कर रहा है। अगर आप इधर जाओगे तो एक उल्टा हो जाएगा। उल्टा एंगल कैसे घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे। कौन आगे जाके मिल रहा है? करंट। यहाँ क्या बोलेंगे? करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90। ठीक है, लिखो इन चीजों को, ऐसे काम थोड़ी सी यहाँ लिखो। इस वाले डायग्राम में लिखेंगे वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है, ये ध्यान रखना। आपको ये मत पूछ लेना कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ है वोल्टेज लीड्स और करंट लीड्स। कितने एंगल से? वो तो 90 डिग्री दिख रहा है। जरूरी है कि हमेशा 90 कम ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कहीं ये डायग्राम बना हुआ मिल जाएगा। अब बताओ इसमें कौन लीड कर रहा है? पता चल रहा है सर? इधर घूम के मत आ जाए ना, यहाँ से इधर गए तो गलत हो जाएगा क्लॉकवाइज। हमें एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाना है, तो आगे कौन मिल रहा है? वोल्टेज। इसलिए कहेंगे वोल्टेज लीड। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 60, 30, जो भी 30 डिग्री, जो भी एंगल है उस एंगल से लीड कर रहा है।
हमें पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट है एसी, वो किसी एसी सोर्स से आएगी। एसी सोर्स जो ओपन सर्किट में लगाएंगे, बनाया कैसे जाता है ये तो पढ़ लिया हमने। कॉइल को घुमा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। वो ईएमएफ साइन कॉस का फंक्शन होता है। तो ये जब अपन सर्किट में लगाएंगे ईएमएफ के सोर्स को, तो उसका सिंपल ऐसे यूज किया जाएगा। डीसी के लिए अलग था ये तो बैटरी, इसका जो पोलैरिटी फिक्स थी, लेकिन अब इसकी पोलैरिटी जैसे ये है इक्वल टू V0 sin ओमेगा t, पाई कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर पहले आधे टाइम में ये हाई है ये लो है, तो अगले आधे टाइम में ये टर्मिनल हाई हो जाएगा वो लो हो जाएगा। तो जब भी इसे कनेक्ट करेंगे किसी सर्किट के एलिमेंट से, रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, या इंडक्टर कॉइल हो सकती है, तो उसमें करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है। ठीक है, तो एसी सोर्स को सर्किट्स में कनेक्ट कर करके अब सर्किट स्टडी करना है। अब सर्किट में क्या क्या हो सकता है सोर्स के अलावा? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर कॉइल। तो पहले जो सर्किट्स पढ़े जाएंगे वो एसी सोर्स से सिर्फ रजिस्टर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एसी सोर्स से सिर्फ कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, और सिर्फ इंडक्टर। बाद में फिर इनके कॉम्बिनेशंस भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सर्किट जो हेडिंग डालेंगे आप, उसका नाम देखो आ जाएगा। अब चाहो तो नए हेडिंग लिख सकते हैं, सर्किट्स विद एसी सोर्स या एसी सर्किट्स कह सकते हैं। सर्किट्स विद एसी सोर्स। अभी तक जो सर्किट्स पढ़े जा रहे थे वो डीसी सोर्स वाले सर्किट थे। बैटरी जो थी जिसका ईएमएफ ई था वो डीसी बैटरी। इसमें पहला सर्किट होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। नाम से पता चल रहा है प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्यों कह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर कनेक्ट किया जाएगा डीसी वाला सोर्स। ठीक है, बनाते हैं। देखो ये सर्किट, ये है रजिस्टर और एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया और इसका वोल्टेज हमें कुछ दिया होगा इस तरह से V0 sin ओमेगा t प्लस फाइव कुछ हो सकता है, 5 0 ले लिया थोड़ा या कुछ और भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सर्किट क्या है, प्योर रजिस्टिव दिख रहा है नहीं, रजिस्टर के अलावा सोर्स है बस है, और वो सोर्स किस तरह का लगाया, एसी सोर्स। तो मान लो पहले ये हाई पोटेंशियल करंट हो गया, ये लो पोटेंशियल, तो करंट इधर से इधर चली जाएगी रजिस्टर, फिर अगले आधा टाइम में ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा और ये लो पोटेंशियल, करंट उधर जाएगी, करंट की डायरेक्शन इस रजिस्टर में बदल दी जाएगी। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो सर्किट में करंट आई ऐसे फ्लो हो किसी भी टाइम पे, ठीक है, ये जो वोल्टेज लगाया है सारा रजिस्टर के अक्रॉस चला जाएगा। कैसे लिख सकते हैं करंट, V by R, इसकी वैल्यू रख देंगे V0 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय R। तो मैंने इसको लिख दिया I इक्वल टू V0 by R sin ओमेगा t। इसको ऐसे लिख दिया I इक्वल टू I0 sin ओमेगा। I0 किसकी जगह पे लिखा समझिए, V0 by V0 है वोल्टेज की पीक वैल्यू, उसको रजिस्टर से डिवाइड कर दिया तो करंट की पीक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अपना जो मेन काम है उस पर वोल्टेज का फंक्शन नजर आ रहा है सबको, ये रहा वोल्टेज का फंक्शन और ये रहा करंट का फंक्शन। दोनों फंक्शंस को ध्यान से देखते मुझे कोई बता सकता है फेज डिफरेंस क्या है? जीरो 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 समझ
यहाँ भी साइन ओमेगा टी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, उसका जवाब आ गया। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है? जीरो। जवाब देंगे जीरो। पक्का? अब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो का मतलब लिख लेना पहले तो देखो। फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज जीरो। सहमत है सब लोग? फेज डिफरेंस वैसे तो डेल्टा फाई बोला जाता है, लेकिन हम शॉर्ट में से पाई में बोल देते हैं। पाई का मतलब भी क्या होगा? फेज डिफरेंस। तो मैं अगर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई से रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या लिख दिया जाएगा? जीरो। इसका मतलब समझो, देखो इसका मतलब है डायग्राम से समझाएगा। फेजर डायग्राम देखो क्या कहता है। अगर मैं करंट को इस लाइन में बना दूं तो नहीं समझे? करंट में इधर बनाता, एंगल जीरो है कि नहीं दोनों के बीच? सहमत है कि नहीं? तो क्या ये डायग्राम इस बात को शो कर रहा है? करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस। अच्छा, अप्लाइड वोल्टेज जो है वो किसके अक्रॉस लगाया हमने? रजिस्टर के अक्रॉस। तो कई बार ऐसे वी आर भी लिख देते हैं तो कंफ्यूज नहीं हो। वी आर मतलब ये कौन सा सर्किट है? रजिस्टर। तो ये जो वोल्टेज लगाया वो किसके अक्रॉस लगाया? इसको वी आर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो, और रजिस्टर के अक्रॉस वही वोल्टेज आएगा जो हमने लगाया। उस सर्किट में जो करंट है उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो रहेगा, दोनों एक ही लाइन। फेजर डायग्राम समझ में आ गया सबके? ये हो गया अपना प्योर रेजिस्टिव सर्किट, बहुत ही आसान। दूसरा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव नाम से पता चल रहा है क्या लेना है? सिर्फ कैपेसिटर और उसे एसी सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट सी। अप्लाइड वोल्टेज में उसी तरह का लगा रहा हूं, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर से कनेक्ट कर दो किसी इंस्टेंट पे। जैसे मान लो ये हाई पोटेंशियल है, पहले आधे टाइम में ये हाई पोटेंशियल है, ये लो। तो ये हाई पोटेंशियल ये लो हो गया, तो यहाँ से ऐसे चार्ज जाएगा, ऐसे चार्ज फ्लो होके जा रहा है। तो समय बाद क्या हमें ऐसे ऐसे चार्ज मिल जाएगा इसको? अगले आधा टाइम पीरियड में इधर ही हाई पोटेंशियल होगा, तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो क्या इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनकी पोलैरिटी रेगुलर टाइम में बदलती जाएगी? कभी वो प्लस ये माइनस, फिर आगे ये प्लस वो माइनस, ऐसे बदलते चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहेगी, ठीक है। तो किसी भी टाइम पी पे मान लो सर्किट में करंट है आई और ये वोल्टेज लगा रखा, तो कैपेसिटर पे जो चार्ज आया है वो हम जानते हैं Q इक्वल टू C और V कितना है? V नॉट। पक्का? करंट कैसे ढूंढी जाती है? dQ by dt। और वैसे डिफरेंस I इज इक्वल टू C V नॉट, इसका डिफरेंस ओमेगा बाहर आ जाएगा cos ओमेगा, है ना। इसको देखो I इज इक्वल टू, इसको देखो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ, समझ जाना। V नॉट ये चीज, ये स्टेप समझ में आ रहा है। और ये जो कॉस है इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया,
cos को sin बना दिया। अगर ध्यान से देखें तो कितने लोग सहमत हैं कि ये I नॉट है? ये तो पीक वैल्यू है। इसको मैंने लिखा I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा टी प्लस 9। ये करंट का फंक्शन है और ये है वोल्टेज का फंक्शन। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। गौर से देखें, गौर से देखा तो क्या मिला? क्या फेज डिफरेंस 0 है अभी भी? नहीं। कितना? कौन लीड कर रहा है? करंट। यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में फेज डिफरेंस आता है 90 और लीड कौन करता है? करंट। ये सवाल है सर, फेजर डायग्राम भी बना देंगे। लिख लेंगे पाई लिखा मैंने, ऐसे लिख लिया पाई इक्वल टू 90 या पाई बाई 2 और लिखेंगे एंड करंट लीड्स वोल्टेज बाई 90। करंट लीड्स वोल्टेज बाई 90 डिग्री। कौन से सर्किट में? पक्का? फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश की जा सकती है। मैं अगर इस लाइन पे करंट को ले लूं, नीचे लेना पड़ेगा, ये वाली लाइन करंट, तो वोल्टेज किधर लिखा जाएगा? बिल्कुल सही। और इसको मैं लिखूंगा VC। क्यों? कैपेसिटर सर्किट की चर्चा हो रही है कि नहीं है? तो ये वोल्टेज ही, लेकिन किसके अक्रॉस लगाया है? देखो ये कौन लीड करता दिख रहा है? ठीक है। तो ये देखो, ये अपना जो मैं पाई कह रहा हूँ कितना? 90। सहमत है? करंट की जो पीक वैल्यू हमने लिखी है I नॉट, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन और बनता है। कहाँ है I नॉट? जैसे पहले यहाँ पे बताओ, मुझे हटा सकते हैं इधर से? ये मैं थोड़ा सा हटा दूं। I नॉट मैंने किसके जगह पे लिखा है वो देखो जरा। V नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी। तो ये जो 1 बाई ओमेगा सी है, इसकी जगह पे मैं देखो नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। V नॉट अपॉन x और c। x तो सिंबल है और c किस लिए? क्योंकि कैपेसिटर है। x c किसकी जगह पे लिखा है मैंने? 1 अपॉन। ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसका नामकरण वगैरह होगा, पहले समझिए। अच्छा, हम अभी तक की स्टडी से जानते हैं कि करंट होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये तो सीखा है। लेकिन इस सर्किट में रेजिस्टेंस तो कहीं नहीं नजर आ रहा, लेकिन इस फॉर्मूले में वही फीलिंग लग रही होगी आपको। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन। अब ये रेजिस्टेंस है नहीं एक्चुअल में, ये रेजिस्टेंस जैसा है। समझे ना दोनों बातों में अंतर? रेजिस्टेंस तो कहीं नहीं है सर्किट में, लेकिन ऐसा ऐसी फीलिंग नहीं है कि रेजिस्टेंस जैसा होगा। ये वही काम कर रहा है जो रेजिस्टेंस करता है। तो रेजिस्टेंस जैसा है, रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसको नया नाम देना पड़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस जैसा, इसलिए रिएक्टेंस नया नाम। कैपेसिटिव क्यों लगाया वो तो समझ ही नहीं हम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स की वैल्यू ढूंढने का फॉर्मूला मिल गया क्या? 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है। अब ये तो समझ गए मैं, इसकी यूनिट तो ओम ही होगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जैसा ही है, तो सिमेट्री से पता चला। वैल्यू इसकी 1 बाई ओमेगा सी से ढूंढिए। ओमेगा तो दिया हुआ है सोर्स के लिए, ठीक है। और सी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और यूनिट ऑफ इसकी वही रेजिस्टेंस जैसी, यूनिट तो रेजिस्टेंस जैसी ही है। ठीक है। अब यहाँ एक बेसिक सवाल बनता है, हो सकता है बचपन में आपने कभी सुना हो, चर्चा होगी थोड़ी।
यहाँ तक क्लियर है? फेज डिफरेंस मैग्नीट्यूड समझ में आ गया सबको? और ये एक्सी कैसे जोड़ते हैं, वो भी एक्सी आएगा 1/t से, तभी हम आई नॉट ढूंढ पाएंगे। आई नॉट कैसे आएगा? वी नॉट बाई एक्सी। हाँ ठीक है। अब देखो, हो सकता है पहले सुना हो, नहीं सुना हो तो सुन लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कैपेसिटर होता है, ऐसा लिखा हुआ कहीं मिल जाए, अभी तक नहीं मिला हो तो आगे मिल सकता है। कैपेसिटर जो होता है वो डीसी पे वर्क नहीं करता, एसी सर्किट्स में वर्क करता है, डीसी सर्किट्स में नहीं करता। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो पहले। अब कई लोग कहेंगे डीसी में भी तो पढ़ा था कैपेसिटर, पूरा पढ़ लिया, पूरा चैप्टर डीसी से पढ़ा था। अब देखो अजीब सी बात बोलना, सब कुछ पढ़ा के फिर क्या कह रहे हैं? कैपेसिटर डीसी सर्किट्स का काम नहीं करता। ये स्टेटमेंट बोला जाता है, गलत नहीं है। और एसी सर्किट्स में वर्क करता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये नहीं है कि डीसी सर्किट्स बनते ही नहीं कैपेसिटर के लिए, बनते तो हैं, लेकिन याद करो, कितने लोगों को याद है कि डीसी सर्किट्स में जो कैपेसिटर हम लगाते थे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कैपेसिटर वाली लाइन ओपन हो जाती थी। ये है इसका मतलब। यानी डीसी सर्किट्स में आफ्टर लॉन्ग टाइम तो बोलने वाली बात है वो, लेकिन वो कितना लॉन्ग था सबको याद होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। पलक झपकते ही स्टेडी स्टेट आ चुकी है। तो वर्क कहाँ कर रहा हो? सर्किट बेकार कर दिया कि नहीं? सर्किट की वो सारी लाइन बेकार हो जाएंगी करंट के हिसाब से, जहां जहां कैपेसिटर लगा था। नहीं समझ में आ रही बात? तो जो स्टेटमेंट ये कहा जाता है कि कैपेसिटर डीसी सर्किट्स पे वर्क नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि वो चार्ज नहीं होगा। चार्ज तो हो गया, फुली चार्ज हो गया, लेकिन चार्ज होते ही काम करना बंद कर दिया उसने। काम करना बंद कर दिया मतलब जिस लाइन में लगा था उस लाइन को बढ़ा दिया उसने, ओपन कर दिया। नहीं समझे? एसी में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एसी, हाँ, एसी का नेचर ही ऐसा है। आधे टाइम में इधर वाली प्लस कर दी, इधर माइनस, अगले आधे टाइम में ये प्लस ये माइनस, तो ये काम चलता रहेगा कि नहीं हमेशा? कभी करंट इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। फुली चार्ज मान लो हो भी जाएगा तो नेक्स्ट मोमेंट में डिस्चार्ज होकर फिर इधर चार्ज आना शुरू हो जाएगा। नहीं आ रही बात पक्का? अच्छा, इसको मैथमेटिक्स से ढूंढते हैं। डीसी सोर्स का मतलब समझो, डीसी सोर्स का मैथमेटिक्स समझो। डीसी हम उस सोर्स को कह सकते हैं उसकी पोलरिटी फिक्स है, तो एसी हम उसे कहेंगे जिसकी पोलरिटी चेंज हो रही है रेगुलर टाइम इंटरवल। रेगुलर टाइम इंटरवल मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ, ऑसिलेशंस के साथ। पक्का? तो कितने लोग सहमत हैं डीसी का मतलब उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, चेंज ही नहीं आ रहा, फ्रीक्वेंसी जीरो कह सकता हूँ क्या मैं इसके लिए? और अगर मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी को जीरो रख दूं तो एक्सी की वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट। मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो करंट जीरो, इसलिए तो ओपन होता था वो। नहीं समझे? कोई लाइन ओपन हो गई, क्या मैं इसे ऐसे नहीं कह सकता रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया? इसी लाइन में करंट जीरो का मतलब क्या है? उस लाइन का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। तो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है स्टेडी स्टेट में, मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। कौन से सोर्स के लिए? डीसी सोर्स के लिए। क्यों हो रहा है उसका मैथमेटिक्स समझा सकते हो? डीसी सोर्स के लिए क्या कहेंगे? ओमेगा जीरो, यानी पोलैरिटी चेंज होने वाली फ्रीक्वेंसी जीरो, तभी तो पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। ओमेगा जीरो रखते ही एक्सी, कैपेसिटर रिएक्टेंस इनफाइनाइट, करंट जीरो, ओपन सर्किट हो। समझे? ये चीज लिख सकते हो। देखो, और डीसी सोर्स या डीसी सर्किट और डीसी सोर्स या डीसी सर्किट, नेक्स्ट लाइन से लिख लेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स सी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दिस इंप्लाइज करंट इज इक्वल टू जीरो। इंप्लाइज का तो एक साइन होता है, नहीं होता?
कैसे ये वजह से चेहरे बनाता है, इम्प्लाइज का साइन नहीं होता। उसकी दुनिया अलग ही चल रही है। ओमेगा 0 कर दिया तो एक्सी इनफाइनाइट हो गया तो करंट 0। इसका मीनिंग क्या है, दिस इम्प्लाइज लास्ट में लिख लीजिए I इक्वल टू 0, इट मीन्स कैपेसिटर विल बिकम ओपन, कैपेसिटर विल बिकम ओपन। और ये नई चीज नहीं है, ये पढ़ चुके हैं कैपेसिटर वाले सर्किट में, यही तो पढ़ा था उन सर्किट्स में। जहाँ जहाँ कैपेसिटर लगा होता है वो ओपन, लाइन ओपन हो जाती है। वो कहने में स्टेडी स्टेट या आफ्टर लॉन्ग टाइम होता है, लेकिन वो कहने की बात है, वो तुरंत हो जाता है, सर्किट बंद हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। ठीक है, तो इन सारी चीजों को कंक्लूड करें तो यही रिजल्ट आ रहा है कि डीसी सर्किट्स में कैपेसिटर वर्क नहीं करते और एसी सर्किट में वो वर्क करते हैं। वो कभी भी ओपन वो लाइन नहीं होगी, वो हमेशा चार्जिंग डिस्चार्जिंग उनकी चलती रहेगी। ठीक है, हाँ। अगर हाई रेजिस्टेंस लगा दें तो काम करेगा ना डीसी में। तो फिर ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहाँ आ रहा है, कहाँ प्योर, कैसे वैसे कैसे बात है। हाँ तो वो सब आ जाएंगी चीजें, तो कोई परेशान नहीं। अभी प्योर वाली चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरा सर्किट लिखिए, तीसरे का नाम समझिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टर करंट लगाई जाएगी बस, मैं क्या कर सकता हूँ, प्योर इंडक्टिव सर्किट। अच्छा ये प्योर वाले जो हम पढ़ रहे हैं, ये आगे जो भी चैप्टर आगे बढ़ेगा उनके लिए फॉर्मूले पे काम करेंगे, फॉर्मूले तैयार किए जा रहे हैं हम। जब ये प्योर नहीं रहेंगे तब ये सर्किट कैसे सॉल्व होंगे, उसमें ये सारी चीजें काम आने वाली। इंडक्टर है एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया सर। मंडे ट्यूसडे में क्लासेस तो लगेंगी, लेकिन टेस्ट भी होगा एक, ये 12:30 है ना, 12:30 12:30 से। वो बेसिकली मैं बता देता हूँ, वो फुल सिलेबस का ही टेस्ट है। तो 12th वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके बोर्ड आ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वो आप भी दे दें उसे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी मेंस लेवल के सवाल में, ये सबको देना है। मंडे को भी फिजिक्स का है और ट्यूसडे, फिर आगे का टाइम टेबल मिल गया होगा सर। 2 टेस्ट और फिर आगे, ठीक है, 2 क्लास होंगी और 1 टेस्ट पर डे, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो ये सोचे कि ये तो उनका टेस्ट है, ऐसे नहीं सोचना, वो टेस्ट सबको देना। ठीक है, पर्सन टू पर्सन कुछ चीजें वेरी कर सकती है, लेकिन अगर सब फ्री हैं तो सब देना चाहिए सब। ठीक है, जो बिजी हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं कि जब फ्री हो तो घर पे दे लेना उस टेस्ट, सवाल करने कुल मिला के बात। ठीक है, हाँ जो भी प्योर इंडक्टर सर्किट। अच्छा, इंडक्टर कॉइल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पता नहीं कितना लिखते हैं, तो ये जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस लग गया, तो मैं देखो लिख रहा हूँ V इक्वल टू L, तो ये V हो गया V नॉट, ऐसे लिख रहा हूँ L di/dt इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा। तो di के बारे में V नॉट बाई L साइन ओमेगा डी आई का इंटीग्रेशन में आई हो जाएगा, साइन का माइनस और 1 ओमेगा भी हो जाएगा, तो माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा। सहमत है इससे? माइनस को हटाओ और कॉस को साइन बनाओ, 2 काम कर।
मैं तो कुछ और लिखूंगा, मैं थोड़ा ज्यादा मैथ समझता हूँ। मैं ज्यादा जान लो आप लोग कह रहे हैं ये कैसे हो गया? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, नहीं होता क्या? होता है। ये सीखा क्या? यस सर। मैं अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूं ये क्या बन जाएगा? 90 माइनस ओमेगा टी, और साइन 90 माइनस ओमेगा टी cos ओमेगा टी, ये माइनस भी एडजस्ट हो गया। नहीं, ये आई नॉट है साइन, इसको मैं लिखूंगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 9। अब इनको कंपेयर करेंगे, फेज डिफरेंस क्या मिल रहा है? 90। लेकिन लीड कौन करेगा? वोल्टेज लीड करेगा, है ना? फेजर डायग्राम में छाप सकते हैं इनको। एक्स एक्सिस पे अगर करंट ले लेंगे तो वोल्टेज कितना आएगा? ऊपर पॉजिटिव बाई पर, वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहे हैं। ये डायग्राम बनाया हो सिंपल से, ये आई हो गया और ऊपर वी एल लिख दिया मैंने, और देखो वोल्टेज लीड कर गया आई पाई बाई 9। प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है करंट से 90 डिग्री, प्योर कैपेसिटिव में करंट लीड करती है 90 डिग्री, और प्योर रेजिस्टिव में कोई लीड नहीं करता, दोनों सेम फेज में, यानी फेज एंगल उनका सेम होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, अब इस आई नॉट की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। आई नॉट इसकी जगह पे लिखा है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल, ऐसा आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल, तो मैं लिखूंगा इसे वी नॉट अपॉन एक्स एल, नया सिंबल एक्स एल किसकी जगह पे लिखा है मैंने? नहीं 1 बाई नहीं, तो ओमेगा एल, ओमेगा एल को नाम रखवा उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जैसा ही है ये, यूनिट तो इसकी वो ही रहेगी रेजिस्टेंस। लगभग आधा हो गया चैप्टर, तो चेक करो आगे आने वाले सारे चैप्टर छोटे छोटे। नहीं
कौन आया है?